एक ऐसा विचार जिसे कहा नहीं जा सका, एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया के सामने आना ही था, एक ऐसी चाहत जिसे इंसानियत के दुश्मनों द्वारा दबाने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन ये सच है साहब, कहाँ छुपता है। और आखिरकार यह सच भारत की सामाजिक क्रांति के रूप में दुनिया के सामने आया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल यह किताब बाबा साहब द्वारा दिया जाने वाला एक भाषण है जो किन्हीं कारणों से दिया नहीं जा सका। उसी भाषण को ही बाबा साहब ने किताब के रूप में संकलित किया है। पत्र व्यवहार। 12 दिसंबर 1935 को जात पात तोड़क मंडल के सचिव माननीय संतराम का मुझे यह पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, आपके 5 दिसंबर के पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने उसे अखबारों में छापने के लिए दे दिया है। दरअसल इसके प्रचार प्रसार करने में मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आया। आप एक महान विचारक हैं और यह मेरी दृढ़ राय है कि जात पात के मामले में जितना गहन अध्ययन आपने किया है उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने और हमारे मंडल ने आपके विचारों से हमेशा बहुत लाभ उठाया है। मैंने कई बार इन विचारों को मंथली मैगजीन क्रांति के द्वारा प्रचार भी करता रहा हूँ और कई सम्मेलनों में उन पर व्याख्यान भी दे चुका हूँ। अब मैं आपके इस नए फार्मूले की व्याख्या सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जिस धार्मिक भावनाओं व विश्वासों पर जात पात आधारित है, जब तक उनकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक इसको मिटाना संभव नहीं है। कृपा कर बहुत जल्दी ही इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें ताकि हम इस विचार को लेकर प्रेस व अन्य माध्यमों द्वारा इसका प्रचार कर सकें। अभी तक मुझे इस फार्मूले का भाव अच्छी तरह से समझ नहीं आया है। हमारे मंडल की कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने की बहुत इच्छुक है और आग्रह कर रही है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने और आपसे अपने उद्देश्यों पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके लाहौर पधारेंगे और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे तो इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिल जाए। मंडल ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी माननीय इंद्र सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया है। वह क्रिसमस के दिनों में आपसे बंबई में मिले और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा में लाएं और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार कर सकें। आपका शुभचिंतक संतराम बीए। मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, सवर्ण हिंदुओं में से जात पात के भेद को जड़ से मिटाना। आमतौर पर मैं किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक सुधार के प्रति उनकी धारणाएं व उनका व्यवहार मेरे व्यवहार से इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि विचारों में भारी मतभेद होने के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अनुरोध की तो मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। लेकिन मंडल ने मेरे इनकार को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनने के आमंत्रण को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास बंबई भेजा। आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था जहाँ यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया है। सम्मेलन रद्द करने की सूचना मुझे
मेरे अध्यक्षीय भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं, क्योंकि यह भाषण अध्यक्षीय पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। इस कारण जनता को जात पात की व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिल सका। अतः जनता को मेरे इस विचार से परिचित कराने के लिए और छपी हुई प्रतियों का उपयोग कराने के लिए मैंने भाषण की इन प्रतियों को बाजार में ले जाने का निर्णय किया है और अगले पन्नों में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया है। शायद जनता यह जानने के लिए उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया। शुरू में भाषण के छापने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता था कि यह भाषण बंबई में ही छपे, जबकि मंडल चाहता था कि रुपए की बचत को देखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हुआ। मैंने इसे बंबई में ही छपवाने पर जोर दिया। मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों का हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला। उस पत्र में से मैं यह अंश पेश कर रहा हूँ। माननीय डॉक्टर साहब, 27 मार्च 1936 आप द्वारा माननीय संतराम के नाम लिखा हुआ 24 मार्च का पत्र हमें देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई है। यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, शायद आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। इसके लिए जात पात तोड़क मंडल की बहुत अधिक आलोचना की जा रही है और हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। लगभग सभी हिंदू नेताओं, जिनमें हिंदू महासभा के भूतपूर्व प्रधान भाई परमानंद, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री डॉक्टर गोकुल चंद नारंग, राजा नरेंद्र नाथ आदि शामिल हैं और इसी कारण से सभी मंडल से अलग हो गए हैं। इन सब विरोधों व आलोचनाओं के बावजूद जात पात तोड़क मंडल ने के संचालक, जिसमें माननीय संतराम प्रमुख हैं, हर स्थिति को मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं। अब चाहे जो हो, आपको अध्यक्ष बनाने का विचार हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अब तक मंडल की बहुत बदनामी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में मंडल को सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ तो हिंदू लोग मंडल के सामने इतनी मुश्किलें परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि आपने भी मंडल की मुश्किलों को बढ़ाएंगे तो यह उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और वही फैसला करेंगे जिसमें हम सबकी भलाई हो। आपके पत्र ने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि मंडल भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के लिए मुझे नाराज क्यों कर रहा है। इसके अलावा मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि सर गोकुल चंद नारंग जैसे व्यक्ति ने मेरे अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में मंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे खुद सर गोकुल चंद नारंग की तरफ से जो पत्र मिला वह इस प्रकार है। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि ईस्टर की छुट्टियों में लाहौर में होने वाले मंडल के वार्षिक सम्मेलन में आपने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि आप लाहौर प्रवास के समय मेरे घर ठहरकर अतिथि स्वीकार करें। बाकी मिलने पर आपका शुभचिंतक गोकुल चंद नारंग। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं उनके दबाव के आगे नहीं झुका, लेकिन मंडल ने जब यह देखा कि मैं अपने भाषण को बंबई में ही छपवाने पर जोर दे रहा हूँ, तो मेरे सुझाव से सहमत होने के बजाय एक तार भेजा कि मंडल की ओर से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए माननीय हरभगवान को बंबई भेज रहे हैं। माननीय हरभगवान 9 अप्रैल को बंबई आए और मुझसे मिले तो मैंने देखा कि इस विषय पर तो वह कुछ कहना नहीं इस विषय पर वह कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सच तो यह है कि उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना ही नहीं था कि भाषण को बंबई में छपवाया जाए या लाहौर में। इसलिए हमारी बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र तक भी नहीं किया।
उन्हें एकमात्र चिंता यह थी कि भाषण में मैंने क्या लिखा है। दरअसल वह भाषण में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का मंडल का मुख्य उद्देश्य रुपया बचाना नहीं था, बल्कि भाषण में लिखी बातों की जानकारी हासिल करना था। मैंने उन्हें भाषण की एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर वह खुश नहीं लगे। इसके बाद वह लाहौर वापस चले गए। लाहौर से उन्होंने मुझे निम्न पत्र भेजा। लाहौर, 14 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 अप्रैल को बंबई से लाहौर वापस पहुंच गया हूं, लेकिन मैं तभी से बीमार हूं, क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं स्वस्थ होता तो मैं वहां जरूर आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद करने के लिए माननीय संतराम जी को दे दिया है और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है, लेकिन उनको इस बात की आशा नहीं है कि 25 तारीख से पहले छपने के लिए इसका अनुवाद कर सकेंगे। हर हाल में इसका खूब प्रचार किया जाएगा। भाषण की बहुत प्रशंसा होगी और हमें यह विश्वास है कि यह हिंदुओं को उनकी घोर निद्रा से जगाने का काम करेगा। बंबई में मुलाकात के समय आपके भाषण के जिस भाग की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया था, उसको हमारे मित्रों में से कुछ ने पढ़कर चिंता प्रकट की है और थोड़ी शंका भी हो रही है। हम में से वे लोग यह चाहते हैं कि सम्मेलन बिना किसी विवाद व किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो जाए। वे यह चाहते हैं कि इस समय तक कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। अब मैं यह बात आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भाषण के आखिरी भाग उपसंहार में यह बात स्पष्ट कर देंगे कि भाषण में प्रकट किए गए विचार आपके निजी विचार हैं और उसकी जिम्मेदारी मंडल पर नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और भाषण की 1000 प्रतियां हमें भेज देंगे। इन प्रतियों की कीमत हम आपको दे देंगे। ऐसा करने के लिए मैंने आज आपको एक टेलीग्राम भी भेजा है। 100 रुपये का एक चेक इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ, जिसकी प्राप्ति की सूचना जरूर देवें और बाद में इसका बिल भी भेजने की कृपा करें। मैंने स्वागत समिति की एक मीटिंग रखी है और उसके होने वाले फैसले की सूचना आपको जल्दी दे दूंगा। आपने बंबई में मेरे साथ प्रेमपूर्व व्यवहार व मेहरबानी की है और अपना भाषण तैयार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, उसके लिए कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम सभी बहुत ऋणी हैं। आपका हर भगवान। माननीय हर भगवान के पत्र के बाद मैंने 1000 प्रतियां छापने के ऑर्डर के साथ अपने भाषण की स्क्रिप्ट प्रिंटर को दे दी। 8 दिन के बाद मुझे माननीय हर भगवान का एक दूसरा पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूं। प्रिय डॉक्टर साहब, आपका टेलीग्राम और लेटर मिला। इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने फिर से अपना सम्मेलन स्थगित कर दिया है, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि यह 25 और 26 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज होती जा रही है। मई के बीच में काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है, जिस कारण दिन के समय में सम्मेलन का आयोजन आरामदायक व सुखद नहीं होगा। फिर भी मई के बीच में सम्मेलन होने की दशा में हम आपकी सुविधा व आराम का यथासंभव पूरा प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात ऐसी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए मजबूर हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के संबंध में मेरे साथियों द्वारा उठाई गई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान दिलाया था, उस समय आपने मुझसे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बात मंडल के कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है और मंडल के मंच से इस विषय पर आपको कुछ भी नहीं कहना है। जब आपने मुझे अपने भाषण की प्रतिसूची दी थी तो उस समय आपने विश्वास दिलाया था कि आपके भाषण का प्रमुख भाग यही है और केवल 2 या 3 आखिरी पैराग्राफ ही आप उसमें और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर हम हैरान रह गए।
क्योंकि इसके साथ भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग ही इसे पूरा पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने भाषण में बार बार यह कहा है कि आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है और यह आपका हिंदू के रूप में आखिरी भाषण है। आपने अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य पर हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर बहुत लंबा लिख दिया है, जिनका इस जाति समस्या से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अंश तो असंगत और अप्रासंगिक हो गए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती यदि आप अपना भाषण उसी अंत तक सीमित रखते जितना आपने मुझे दिया था, और यदि बढ़ाना जरूरी ही था तो उसको इस सीमा तक ही रखते जिसमें आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है। आखिरी भाग जो हिंदू धर्म के पूरे बीज नाश के बारे में है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों के आचरण व नैतिकता पर शंका करता है तथा आप द्वारा हिंदू समाज को छोड़ देने के इरादे के संबंध में संकेत भी करता है, मुझे इस समय यह अनुकूल नहीं लगता। इसलिए मैं सम्मेलन के जिम्मेदार लोगों की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि आप भाषण के जिन अंशों की ओर मैंने ऊपर संकेत किया है उनको निकाल दें और भाषण उतना ही रहने दीजिए जितना आपने मुझे दिया था, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ उसमें और जोड़ दें। भाषण को अनावश्यक रूप से भड़काऊ या दिल दुखाने वाला, चुभने वाला बनाए जाने को हम कोई बुद्धिमानी नहीं समझते। हम में से कई ऐसे भी हैं जो आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म को नया रूप देने के लिए आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। यदि आपने अपने विचारों के लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं की इस फौज में एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब से शामिल होंगे। वास्तव में हमारा यह विचार था कि आप जात पात की बुराइयों को मिटाने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खास तौर से इसलिए कि आपने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। हम यह भी समझते हैं कि आप इस महान प्रयास द्वारा क्रांति लाकर अपने आप को संघर्ष का केंद्र बनाकर हमारी ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की घोषणा आपने की है उसे बार बार दोहराने से अपनी शक्ति खो बैठेंगे। वह एक मजाक या साधारण सी चीज बनकर रह जाएगी। इन परिस्थितियों में आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पूरे मामले पर फिर से विचार करें और अपने भाषण को यह कहकर खास असरदार बनाएं कि यदि हिंदू समाज जाति प्रथा को मिटाने के लिए सच्चे मन से सही दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को भी छोड़ना पड़े, तो मुझे इसकी अगुवाई करने में खुशी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में पंजाब की ओर से आपको पूरा साथ मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। दूसरे भाग में हम पत्राचार को जारी रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर रखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।